हेलो एवरीवन, इजी टैक्स लॉक में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने हैं फॉर्म आईटीआर यू को लेकर। हमारी जो पहली वीडियो थी हमने उसमें बताया कि आईटीआर यू एप्लीकेबल किस पर है, किस सिचुएशन में वो फाइल किया जा सकता है, किस सिचुएशन में वो फाइल नहीं किया जा सकता। लेकिन आईटीआर यू डाउनलोड कहां से करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पर कहां पर मिलेगा, कौन कौन से फील्ड्स आईटीआर यू में नए इंसर्ट हुए हैं, कहां कहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उस चीजों को डिस्कस करने के लिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसमें केवल और केवल हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि आईटीआर यू आपको इनकम टैक्स पर कहां मिलेगा, आप उसे कैसे डाउनलोड करेंगे और अपने आईटीआर यू फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2020-21 के लिए कैसे फाइल करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर जो फॉर्म खुला हुआ है वो असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए है। तो आज हम देख रहे हैं कि आईटीआर 1 या फिर आईटीआर यू में आईटीआर 1 कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर आप जैसे ही जाएंगे, इनकम टैक्स पोर्टल पर डाउनलोड में जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि 27 जून 2022 को एक ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर डाली गई। क्या इंफॉर्मेशन थी? ई फाइलिंग ऑफ अपडेटेड आईटीआर अंडर सेक्शन 139(8)A। जैसे कि हम भरते हैं 139(4), 139(1), 139(5), वैसे ही एक नई सेक्शन इंसर्ट हुई 139(8)A हैज बीन इनेबल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड असेसमेंट 2021-22 यूजिंग एक्सेल यूटिलिटी। मतलब फाइनेंशियल ईयर 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए एक्सेल यूटिलिटी किसकी? आईटीआर 1 की और आईटीआर 4 की पोर्टल पर आ चुकी है। लेकिन हम तो बात कर रहे थे आईटीआर यू की, ये आईटीआर 1 और आईटीआर 4 कहां से आ गया? जी हां, यही पता करने के लिए आज हम देखेंगे कि मैं लास्ट 2 ईयर की जो आईटीआर यू फाइल करनी है वो कैसे करनी है प्रैक्टिकली। तो इन्होंने क्या बताया कि आपको आईटीआर यू जो फाइल करना है वो आईटीआर यू कोई फॉर्म अलग से पोर्टल पर नहीं आएगा, वही आईटीआर के फॉर्म्स होंगे जो पहले होते थे, जैसे कि आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7, एज द केस मे बी। तो कोई भी नया आईटीआर यू का फॉर्म पोर्टल पर नहीं आया है। आप पोर्टल पर जाकर आईटीआर यू के नाम से कोई भी फॉर्म को सर्च नहीं करें। हम बताते हैं कि आईटीआर यू कैसे फाइल होगी। तो अब हम जा रहे हैं डाउनलोड सेक्शन में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आप पिछले 2 साल की फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर 1 किसके लिए है? सैलरीड इनकम, अदर इनकम। आईटीआर 4 किसके लिए है? बिजनेस इनकम, अदर इनकम। तो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 हम लास्ट 2 ईयर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। अदर फॉर्म्स अभी पोर्टल पर एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। तो मतलब लास्ट 2 ईयर्स की जो आईटीआर है, लास्ट 2 ईयर की जो आईटीआर है वो केवल जो आईटीआर 1 और आईटीआर 4 एप्लीकेबल हैं वही लोग भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आईटीआर 1 को हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं आईटीआर 1 की एक्सेल यूटिलिटी जो है, आईटीआर 1 की एक्सेल यूटिलिटी जो है वो आपको डाउनलोड करना है। 2022-23 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, 2021-22, 2020-21 के लिए एप्लीकेबल है। तो हम डाउनलोड कर लेते हैं 2021-22, मतलब कि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर। इसकी हमने एक्सेल यूटिलिटी, यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड जो इसकी एक्सेल यूटिलिटी है वो हम डाउनलोड कर रहे हैं। वो हमने डाउनलोड कर ली, वो हमारे डाउनलोड सेक्शन में आपको मिलेगी। और ये रही आईटीआर 1 की यूटिलिटी। एक्सट्रैक्ट करते हैं इसे, एक्सट्रैक्ट करा तो ये है आईटीआर 1 और असेसमेंट ईयर 2021-22। तो कुछ ऐसा फॉर्म आपको दिखेगा जब आप इसे ओपन करेंगे आईटीआर का 2021-22 का। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा है? आईटीआर 1 सहज, जैसा कि पहले होता था। हम आईटीआर 1 फाइल करते थे सैलरी इनकम के लिए, अदर इनकम के लिए, और डिडक्शन जो हम उसमें क्लेम करते थे। तो फिर आईटीआर यू क्या है?
तो फिर ITR U क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ITR 1 जैसे फाइल करते हैं वैसे ही एक्सेल की यूटिलिटी को फाइल कर लेते हैं। नाम फर्स्ट नेम में आपने फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम में लास्ट नेम डाल दिया, पैन नंबर, आपने अपना पैन नंबर यहां पर डाल दिया, आधार नंबर, अगर आपका आधार है तो आपको आधार डालना है, और अगर आपका आधार नहीं है तो आपको आधार की एनरोलमेंट आईडी डालनी है। ये सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टैब्स हैं जो हम पुराने वाले फॉर्म्स में भी डालते थे। इवन वही फॉर्म है ITR 1 का जो हम 139(8)A के आने से पहले फाइल करते थे। तो फिर चेंजेस क्या हैं, आइए देखते हैं। एड्रेस, ये हमने एड्रेस इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट से। मतलब आपने अपना पूरा एड्रेस फिल कर दिया। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका कौन सा नेचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर्स, या फिर नॉट एप्लीकेबल, अदर्स कर देते हैं। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC, क्या आप नया टैक्स रिजिम चूज कर रहे हैं या कर चुके हैं? ये तो हमसे पहले भी पूछता था। तो अगर आप रिजिम चूज कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। मैं नो कर रहा हूं। देन आपसे पूछ रहा है आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7 प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, ये जो हमसे पहले भी पूछता था। तो ये अगर यस है तो इसे यस करेंगे, अदरवाइज हम नो करेंगे। अब यहां पर आपकी मेल आईडी पूछ रहा है, यहां पर आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है। फाइल्ड अंडर सेक्शन, यहां से काम की बात आपकी स्टार्ट होती है, जहां से आपको पता चलेगा कि ITR U फॉर्म हमें पोर्टल पर क्यों नहीं ढूंढना है। हम कौन सी पहले सेक्शंस लेते थे जब हम ITR फाइल करते थे? ओरिजिनल रिटर्न के लिए 139(1), बिलेटेड रिटर्न के लिए 139(4), रिवाइज रिटर्न के लिए 139(5). वही सेक्शंस में एक सेक्शंस और बढ़ा दी गई है 139(8)A। मतलब कोई भी ITR U अलग से नहीं आया है। तो आप अपनी सर्च पोर्टल पर बंद कर दीजिए ITR U को अलग से ढूंढने के लिए। आपको करना क्या है, अगर आपको जो भी ITR में आप फॉल करते हैं, जिस भी ITR फॉर्म में आप फॉल करते हैं, और जिस ईयर का, मतलब कि 2019-20 और 20-21 में से जिस ईयर की भी आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, चाहे पहले फाइल करी है या नहीं करी है, अगर पिछले साल की ITR फाइल करनी है तो आपको वही फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सेल फॉर्मेट में। और वहां पर क्या करना है, वहां पर आपको सेक्शन चूज करनी है 139(8)A। आप जैसे ही ये सेक्शन चूज करेंगे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें इसमें इंसर्ट हो जाएंगी। ये जो आप टैब देख रहे हैं पार्ट A जनरल 139(8)A, ये पहले नहीं आ रहा था। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं, मैं चूज करता हूं 139(1). ये टैब देखिए यहां पर खत्म हो गया, ये टैब देखिए यहां पर खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं ये चूज करूंगा 139(8)A, एक टैब नया ओपन हो गया, पार्ट A जनरल 139(8)A। मतलब कि जो हमने ऊपर आपको दिखाया था, यहाँ क्या लिखा था, ITR 1 सहज, ITR 1 सहज, जैसे कि पहले लिखा होता था, सारी इंफॉर्मेशन पहले वाली है। लेकिन इस टैब को खोलिए, यहाँ पर लिखा है ITR U, आ गया ना ITR U। तो आप जो पोर्टल पर सर्च कर रहे हैं वहां पर आपको ITR U नहीं मिलेगा। आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है और वहां पर फाइल्ड अंडर सेक्शन की जो सेक्शन आती है वहां पर चूज करना है 139(8)A, और ITR U आपके सामने होगा जैसे कि ये दिख रहा है। तो अब समझ में आया कि हमें ITR U कैसे फाइल करनी है। तो ये आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं कि अभी और दिक्कत आपको आ सकती है फाइलिंग करते समय। हमने चूज करा 139(8)A, मतलब अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न का मतलब ये नहीं है
कि आपने पहले रिटर्न फाइल कर रखी है, अब उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, उसमें कुछ इनकम एड ऑन करना चाहते हैं, या फिर अपडेट करना चाहते हैं, तभी आप ये 139(8)(a) सेक्शन को चूज कर सकते हैं। बल्कि अगर आपने पिछले 2 सालों की आईटीआर फाइल नहीं करी है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, 139(8)(a) सेक्शन को अवेल कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आईटीआर यू जो यहां पर आपको दिख रहा है वो फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले रिटर्न फाइल करी है तो वहां पर आपको डालना है क्या, डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, रिसीप्ट नंबर। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है और अपनी नई आईटीआर फाइल कर देनी है। सबसे पहले पूछ रहा है ग्रॉस सैलरी, क्योंकि सैलरी और पेंशन के लिए ही बेसिकली ये आईटीआर भरी जाती है। सैलरी हेड में जितनी भी इनकम्स हैं उसके लिए, प्लस अदर सोर्स की इनकम के लिए। तो सैलरी पूछ रहा है, से फॉर एग्जाम्पल की मैं सैलरी डाल देता हूं यहाँ पर 6,50,000 रुपीज। परक्यूट्स वगैरह अभी मैं कुछ यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो सारे वही कॉलम्स है, अलाउंसेस के वही कॉलम्स हैं जैसे कि आप फाइल करते हैं। तो हम केवल ही मोटा मोटा समझने के लिए सैलरी के कॉलम में 6,50,000 डाल देते हैं। 50,000 की जैसी डिडक्शन आपको मिलती है वैसे ही डिडक्शन इस फॉर्म में भी आपको मिल ही रही है, क्योंकि ये फॉर्म कौन सा है, ये फॉर्म कौन सा है, आईटीआर 1 सहज। तो सारी कैलकुलेशन आपकी जो होंगी वो पहले के अकॉर्डिंग ही होंगी, इसमें कुछ भी नया चेंजेस नहीं आया है। तो जैसे इनकम आपकी पैसे पहले कैलकुलेट होती थी आईटीआर 1 में, वैसे ही कैलकुलेट होगी। तो जो भी चीज आपको डालनी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हम यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी डाल सकते हैं। तो अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो मैं यहाँ पर डालूंगा, अदरवाइज मैं नहीं डालूंगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर मेरी कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम है तो मैं यहाँ पर डालूंगा, अदरवाइज मैं नहीं डालूंगा। आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन ऑफ टैक्सेबल इनकम, डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, मतलब जो मेरी ये टोटल इनकम, ये आपकी देखिए ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, क्योंकि मैंने 6.5 लाख रुपए केवल सैलरी में डाले थे, 50,000 की उसमें डिडक्शन मिल गई, तो मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई, 6 लाख रुपए। से फॉर एग्जाम्पल कि मैं हाउस प्रॉपर्टी में 50,000 ऐड कर देता, अदर सोर्सेज में 50,000 ऐड कर देता, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेरी ग्रॉस टोटल इनकम को बढ़ा देता, और ये टोटल तीनों हेड की इनकम को मिला के ग्रॉस टोटल इनकम मेरी आ जाती। अब इसमें से अगर मैंने कहीं पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि हम पहले डालते थे चैप्टर 6 की डिडक्शन में, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अगर मेरी डिडक्शंस हैं, कोई मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तो मैं यहाँ पे डालूंगा, अदरवाइज नहीं डालूंगा। से फॉर एग्जांपल 80C में मैंने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, मैक्सिमम छूट 1.5 लाख रुपए की है, 1.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पर डाल दिए। टोटल डिडक्शन कितनी आ गई, 1.5 लाख रुपए। मेरी टोटल इनकम कितनी आ गई आफ्टर डिडक्शन, 4,50,000। अब पहले अगर मैं आईटीआर 1 फाइल करता 4,50,000, अगर मेरी टोटल इनकम आती आफ्टर ऑल डिडक्शंस, तो क्या मेरे पे टैक्स लगता, नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि 5 लाख तक की इनकम जो है उस पर मेरा टैक्स नहीं लगता। कैसे, आप कहेंगे स्लैब रेट तो एग्जाम्प्ट है 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, और बचे हुए 2.5 लाख जिस पे टैक्स बनता है आपका 12,500 रुपए, वो सेक्शन में हम रिलीफ देते हैं, सेक्शन 87 में। तो पहले भी यहां पर टैक्स नहीं लगता था और अब भी यहां पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो फिर ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आप नील की आईटीआर नहीं फाइल कर सकते? ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आपको एडिशनल टैक्स पे करना है तभी आप ये आईटीआर फाइल कर पाओगे? तो क्या ऐसा है नहीं, या फिर हमें दिख नहीं रहा है? तो आइए देखते हैं एक्चुअली चक्कर क्या है, कि क्या जहां पर टैक्स अमाउंट नहीं कैलकुलेट हो रहा है वहां पर आईटीआर फाइल हम कर पाएंगे, आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहां पर तो कोई टैक्स मेरा बना नहीं, पहले भी नहीं बनता था, अब भी नहीं बना। तो फिर मैं एडिशनल टैक्स वाला बात कहां से आ रही है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं या ये सुन रहे हैं कि आईटीआर यू आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आप एडिशनल टैक्स पे करें, लेकिन यहां पर तो कुछ कैलकुलेट हो नहीं रहा है। आइए देखते हैं। यहां पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ जैसे पहले होता था। अब हम कैलकुलेट करने से पहले, कैलकुलेट करते थे हम, शीट को वैलिडेट भी करते थे, तो इसे वैलिडेट तो कर देते हैं। चलिए देखिए, हमने वैलिडेट करा, यहाँ पे लिखा हुआ आगे शीट इनकम डिटेल इज ओके, मतलब कि शीट ओके, इसमें कोई टेक्निकली कोई एरर नहीं है। कैलकुलेट टैक्स भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा आईटीआर यू आया था, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसे आप खोज रहे थे इनकम टैक्स पोर्टल पर, वहां पर चले जाते हैं। और ये आया कैसे? जब हमने फाइल अंडर सेक्शन में 139(8)(a) की सेक्शन को चूज करा, यहां पर गए। अब यहां पर क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, देखिए पैन नंबर उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, नाम उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, आधार नंबर
ऑटोमेटिकली नहीं ले रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपका आधार नंबर क्या है। तो इसे हमने जो आगे डाला हुआ है वही आधार नंबर हम यहां पर डाल देते हैं, कॉपी कर देते हैं। कट कॉपी पेस्ट का यूज तो कर ही सकते हैं। वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, देखिए अब यहां पर ये पूछ रहा है कि वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर, क्या आपने पहले इस असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तब भी आप ये फाइल कर सकते हैं आईटीआरयू, और अगर आपने फाइल करी है तब भी आप ये आईटीआरयू फाइल कर सकते हैं, कुछ अगर मॉडिफिकेशन अपडेशन करनी है तो यहां पर इसने पूछ लिया कि क्या रिटर्न फाइल करी है पहले। अगर करी है तो यस, अगर नहीं करी है तो नो। मैं ले लेता हूं कि मैंने नहीं फाइल करी है। जैसे ही आप नो करा तो इसने क्या करा, ये कॉलम ब्लॉक कर दिया। इफ यस वेदर अंडर सेक्शन, किसमें करा, चलिए यस करके भी देख लेते हैं। इसे हमने यस करा, यस करके क्या कह रहा है, इफ यस वेदर अंडर सेक्शन, मतलब किस सेक्शन के अंदर में आपने फाइल करी 139(1), मतलब कि ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दी थी, या अदर्स। अदर्स में क्या हो सकता है, 139(4) हो सकता है, 139(5) हो सकता है, या रेस्पॉन्स टू नोटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पूछ रहा है 139(1) में फाइल करी है, अदर्स में फाइल करी। तो अगर मैंने फाइल करी है तो मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर 139(1) में करिए तो 139(1), अदर देन किसी मोड में करिए तो अदर, अदर किसी सेक्शन में करिए तो अदर। फिलहाल मैंने आईटीआर पहले फाइल नहीं करी तो मैं यहां पर नो कर देता हूं। ठीक है, ये कॉलम खुद ही ब्लॉक हो गए। अगर मैंने यस करता तो यहाँ पर आईटीआर टाइप पूछ लेता, एक्नॉलेजमेंट नंबर पूछ लेता, अंडर किस सेक्शन करिए पूछ लेता, डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न पूछ लेता। लेकिन जब मैंने फाइल ही नहीं करी है तो उसने ये सारे ब्लॉक कर दिए। आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न एज पर द कंडीशन लेड आउट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रोविजन टू सेक्शन 139(8)(a), मतलब कि क्या आप एलिजिबल हैं 139(8)(a की रिटर्न फाइल करने के लिए एज पर द प्रोविजंस। तो हमने जो पहली वीडियो में प्रोविजंस देखे थे, अगर उसके अकॉर्डिंग मैं एलिजिबल हूं तो मैं ये रिटर्न फाइल करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो वो आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि क्या एलिजिबल हैं। क्या आपने पहली वाली वीडियो देख ली है? अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप समझ सकते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं 139(8)(a मतलब आईटीआरयू फाइल करने के, अदरवाइज नहीं। अगर आप उस वीडियो को देख के आपको पता चले कि हाँ आप एलिजिबल हैं तो आप यस कर दें, नहीं है तो नो करके, तो इस पे नो करके चुपचाप से इस यूटिलिटी को बंद कर दें। फिलहाल हम एलिजिबल हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। चूज द आईटीआर फॉर्म। आईटीआर फॉर्म आपको चूज करने 1 to 7 में से, तो इसलिए यहां पर टैब में आप देखेंगे कि खुद ही आईटीआर 1 आया हुआ है और ये ब्लॉक है। क्योंकि क्या हुआ है, हमने क्या करा है, हमने यूटिलिटी ही आईटीआर 1 की डाउनलोड करी है, तो हमें चूज करने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही वो ले रहा है आईटीआर 1। रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम, रीजन क्या है साहब, हमने पुरानी वीडियो में देखा था कि किस किस सिचुएशन में आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं। तो वो कंडीशन जो हमने वीडियो में बताई थी, जो सिचुएशन वीडियो में बताई थी, वो यहाँ पर एज आ रही हैं। क्या क्या है, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, हमने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी। इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, हमने जो इनकम थी वो सही से रिपोर्ट नहीं करी जब पहले आईटीआर फाइल करी थी। तो रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूजन, कोई हेड जो था वो हमने रॉन्ग चूज कर दिया। सपोज सैलरी इनकम थी, अदर सोर्स में चली गई, अदर सोर्स की इनकम थी हाउस प्रोपर्टी चली गई, हाउस प्रोपर्टी इनकम थी कैपिटल गेन में चली गई। अगर ऐसा कुछ हुआ है तब भी हम चूज कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज, जो हमने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करा था ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय, अगर उसमें हमें रिडक्शन करना है, रिड्यूस करना है, तो हम इसे फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, कुछ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हमने जो क्लेम कर रखा है पुरानी रिटर्न्स में, अगर हम उसे कम करना है, अगर हम उसे कम करना चाहते हैं तब भी हम उसे फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115(j)(b), 115(j)(c), जो मैंने टैक्स क्रेडिट क्लेम ली है किस सेक्शन में, 115(j)(b) में और 115(j)(c) में, अगर मैं उसे रिड्यूस करना चाहता हूं तब भी मैं आईटीआर फाइल कर सकता हूं। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, अगर मैंने कोई टैक्स रेट से फॉर एग्जांपल की 20% था, उसमें मैंने 15% में फाइल कर दिया, 10% था उसे 5% में फाइल कर दिया, या सो ऑन, अगर मैंने ऐसी कोई गलती करी है तब भी मैं आईटीआर फाइल कर सकता हूं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 सिचुएशंस हैं जिसमें ये आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो यहां से क्रक्स क्या निकलता है कि अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं तब तो आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इनकम को कम करना चाहते हैं तो भी इस आईटीआर को फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां से एक रीजन सिलेक्ट करते हैं, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है कि मैंने साहब रिटर्न जो थी वो फाइल नहीं करी है।
अब हमने एक रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। क्या यहाँ पर हम मल्टीपल रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड रो का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल रीजन सिलेक्ट कर देते हैं। फिलहाल हम ये सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक ही रीजन ले रहे हैं, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, क्योंकि आपको आगे कुछ दिखाना है कि कहां पर एरर आ सकती है अगर आप केवल एक ही रीजन लेते हैं, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, तो क्या एरर आएगी। आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड? अब ये कह रहे हैं कि साहब जो आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं या अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो विद इन 12 मंथ्स कर रहे हैं या बिटवीन 12 मंथ से 24 मंथ्स कर रहे हैं। तो जैसे कि हम 20-21 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 20-21, उसका असेसमेंट ईयर क्या हुआ 21-22, मतलब मार्च 22। तो ये कह रहे हैं रेलिवेंट असेसमेंट खत्म होने के, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर कर रहे हैं आप, या रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 से 24 महीने के बीच में कर रहे हैं। तो आप बताइए, 20-21 की मैं आईटीआर फाइल कर रहा हूं, उसका असेसमेंट ईयर क्या हुआ 21-22, मतलब मार्च 22, और आज मैं कहां खड़ा हूं, जून 22 पे, तो विद इन 12 मंथ्स कर रहा हूं, तो विद इन 12 मंथ्स कर रहा हूं, तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। अब सपोज मैं ये फॉर्म फाइल कर रहा होता फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, तो उसका असेसमेंट ईयर कब खत्म होता, मार्च 21। और जब मार्च 21 में खत्म होता और आज मैं कहां खड़ा हुआ हूं, जून 22 में खड़ा हुआ हूं, तो वो क्या विद इन अप टू 12 मंथ्स के अंदर आता या बिटवीन 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स में आता? ऑब्वियस सी बात है, बिटवीन 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स में आता, क्योंकि हमें मैथ आती है। तो फिलहाल अभी फिलहाल जो मेरी सिचुएशन है, मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, जिसका असेसमेंट ईयर खत्म होता है मार्च 22, और मैं आज जो फाइल कर रहा हूं वो जून 22 में कर रहा हूं, तो मैं अप टू 12 मंथ्स, मतलब विद इन 12 मंथ्स के अंदर कर रहा हूं। तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉसेज और अनअब्सॉर्ब्ड एडिशन टैक्स क्रेडिट? वो कह रहा है कि आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और टैक्स क्रेडिट। जो हमने ऊपर 7 कंडीशन देखी थी, उसमें से ही एक कंडीशन के लिए इसने टैब दिया हुआ है स्पेशली, कि क्या जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, उसको कम करने के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यहां पर आप यस करिए या नो करिए। नो। अब देखिए ये एरर यहां पर आएगी अगर आप केवल एक रीजन चूज करेंगे। क्या रीजन? कि मैंने आईटीआर पहले फाइल नहीं करी है। हमने केवल यही रीजन तो ऊपर चूज करा है 7 रीजन में से कि मैंने आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो ये आपको ये वाला मार्क सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है। तो ऊपर तो मैंने चूज करा एक रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, मैंने ऊपर क्या चूज करा, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड, कोई दूसरा रीजन नहीं चूज करा, लेकिन यहां पर ये मुझे ये चूज करने नहीं दे रहा है यस और नो, क्योंकि मैंने तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन या फिर कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस हैं उसको कम करने के लिए रिटर्न फाइल कर नहीं रहा हूं, तो मैं नो कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, टू सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक ए चेंज एंड प्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर ए पासवर्ड। ये कह रहा है ये प्रोटेक्टेड सेल है, लेकिन मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। आप जब एट लास्ट जाएंगे, अभी आप अगर इसे वैलिडेट करेंगे तो ये वैलिडेट हो जाएगी, लेकिन एट लास्ट जब इस आपकी यूटिलिटी आप जब क्या करेंगे, यूटिलिटी क्या करेंगे, जब आप सबमिट करेंगे, जब आप इसकी एक्सएमएल बना के या जेएसएन फाइल बना के सबमिट करेंगे, तो ये एरर शो कर देगा कि आपने ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, यहां से यस नो सिलेक्ट नहीं करा है। अब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से यहां पर आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये लिंक आपको बताएगा कि ये जो आपने A10 में रीजन सेलेक्ट करा है वो सही से चूज करिए, फिर आपको वापस से एक्सएमएल या जेएसएन बनाना पड़ेगा। तो इससे पहले ही आपको क्या करना है, आप कोई भी रीजन इन सातों में से सेलेक्ट करें, लेकिन आपको ये अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाला जो रीजन है वो चूज करना ही करना है, या फिर कैरी फॉरवर्ड वाला जो रीजन है वो चूज करना ही करना है, और इसे यहां पर यस और नो कर देना है। अब आप जब एक्सएमएल या जेएसएन अपलोड करेंगे ना, तो ये एरर शो नहीं करेगा, अदरवाइज ये एरर शो करता। अब आते हैं टीडीएस कैट पे, पहले भी आता था। वो कह रहा है प्लीज वेरीफाई द टैन डिटेल एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन योर फॉर्म 16 एंड 26 एएस। वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आप एक बार अपना 26 एएस पोर्टल पर जाकर चेक कर दीजिए, या फॉर्म 16 जो आपको मिला है ना एम्प्लॉयर से, वो चेक कर लीजिए कि उसमें जो टैक्स क्रेडिट या टैन की डिटेल है वो सही है ना, जो आप भरना चाह रहे हैं। तो फिलहाल वो हम क्या करेंगे, यहां पर फाइल करेंगे। ये जो मैसेज आ रहा है ना,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्या लिखा हुआ है, वो क्या कह रहा है, सबसे पहले नीचे से पढ़ते हैं। इफ द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(8)(a), मतलब कि आईटीआर यू अगर आप फाइल कर रहे हैं, एंड एनी पेमेंट आर मेड अंडर सेक्शन 140(b), प्लीज डिस्क्लोज दोस पेमेंट एट सीरियल नंबर 14A पार्ट बी ATI। ये जो कॉलम है वो कह रहा है कि अगर आप 139(8)(a) सेक्शन के अंतर्गत आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं और उसका कोई पेमेंट करा रहे हैं एज पर द सेक्शन 140(b), तो आपको क्या करना है, तो आपको वो डिस्क्लोज करना है पार्ट बी ATI में, सीरियल नंबर 14A में। मतलब वो यहां पर डिस्क्लोज नहीं करना है, मतलब वो यहां पर डिस्क्लोज नहीं करना है, प्रैक्टिकली देखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल इस मैसेज का रेलिवेंस आपको बता रहा हूं कि जो हम इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं, इसे जरूर पढ़िए। वो कह रहा है, अगर आप, रिपीट कर रहा हूं, अगर आप आईटीआर यू की वजह से जब फाइल कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो हमें देना ही है या पेनल्टी हमें देनी ही है, तो 139(8)(a) या आईटीआर यू की वजह से अगर कोई टैक्स का पेमेंट आप कर रहे हैं, तो आपको वो कहां डिस्क्लोज करना है, पार्ट बी ATI में करना है। यहां टीडीएस वाले सेक्शन में नहीं करना है, जहां पर एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, टीडीएस, TCS आ रहा है। मतलब इस शीट में उसे फिल नहीं करना है, वो कहां फिल करना है, पार्ट बी ATI में। और जो हमारा टीडीएस, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले कटा हुआ है, डिडक्ट हुआ है, उसे हमें इस शीट जो ओपन है हमारी, 18 नंबर, 19 नंबर पॉइंट, यहां पर फिल करना है, पॉइंट नंबर 18 से लेके पॉइंट नंबर 21 में। लेकिन अगर मैं कोई भी टैक्स पेमेंट आईटीआर यू की वजह से करता हूं, तो वो कहां दिखाऊंगा, पार्ट बी ATI में। देख लेते हैं एक बार, ये देखिए यहां पर पार्ट बी ATI पॉइंट नंबर 14 में वो बताता है, टैक्स पेमेंट डिटेल ओनली एज पर अपडेटेड रिटर्न। टैक्स पेमेंट डिटेल ओनली एज पर अपडेटेड रिटर्न, मतलब अपडेटेड रिटर्न की वजह से जो आप टैक्स पेमेंट या फिर पेनल्टी का पेमेंट या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट, जो भी नेट अमाउंट पेबल आएगा वो पे कर रहे हैं, उसे यहां पर डिस्क्लोज करना है। पुराने वाले टैब, मतलब पीछे वाले टैब, टीडीएस वाला जो ये टैब है, यहां पर सिलेक्ट नहीं करना है। फिर से वही इंपॉर्टेंट मैसेज रीड कर लीजिए दोबारा से। तो एक पॉइंट ये है जहां आप फंस सकते हैं। एक पॉइंट हमने पीछे देखा था जो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। दूसरा पॉइंट ये, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। नेक्स्ट TCS, सेम पॉइंट TCS हम यहां शो करेंगे। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पहले जैसा ही है। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, यहां पर आप बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे अपनी, IFSC कोड, मैंने यहाँ पे IFSC कोड डाल दिया है। बैंक का नाम वो ऑटोमेटिकली लेता है, आपको बताइए। अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, मैं अकाउंट नंबर आपने यहाँ डाल दिया। सेलेक्ट अकाउंट फॉर रिफंड क्रेडिट, रिफंड की बात नहीं बनती, लेकिन फिर भी कह रहा है कि अगर रिफंड और क्रेडिट के लिए आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि पहले मैं सिलेक्ट कराता था, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि कोई भी टैक्स पेबल नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं हुआ है, हमने कैलकुलेट करा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई सजल अग्रवाल वेरिफिकेशन वाला टैब आ गया है लास्ट, जिसे देख के खुशी होती है कि हाँ आईटीआर फाइल होने वाली है। आई सजल अग्रवाल, सन या डॉटर ऑफ, नाम आपने डाल दिया। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव। अगर अपने आप फाइल कर रहे हैं तो सेल्फ, और रिप्रेजेंटेटिव से फाइल करा रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव भी फाइल करता है तो वो क्या डालता है, सेल्फ। प्लेस, जिस भी प्लेस पर आईटीआर फाइल करी जा रही है वो डाल दीजिए। फिलहाल अब तो क्या होता है, आईपी नंबर आता है। अगर आप प्लेस गलत भी डालेंगे तब भी वो आईपी से ट्रैक करेगा कि कहां से आईटीआर फाइल हो रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन पुरानी थी, जैसे हम फाइल करते हैं। बस एक नया पेज आपके लिए ओपन हुआ आईटीआर यू का अंडर सेक्शन 139(8)(a। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी वेरिफिकेशन पार्ट पे पहुंच रहे हैं। इस शीट को हम वैलिडेट कर देते हैं। जब हम वैलिडेट कर रहे हैं तो शीट इसने ओके कर दी, मतलब टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे हम पार्ट बी ATI में। पार्ट बी ATI में भी देखेंगे कि वो आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल। पार्ट बी ATI ये क्या है, ये अपडेटेड रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पार्ट ए जनरल 139A का खुला था, 139(8)(a) का खुला था, वैसे ही यहाँ पर पार्ट बी ATI खुला है अपडेटेड रिटर्न के लिए। ये देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अपडेटेड इनकम एंड टैक्स पेबल, मतलब अपडेटेड रिटर्न के लिए ओपन हुआ है। हेड ऑफ इनकम अंडर विच एडिशनल इनकम इज बीइंग रिटर्न एज पर अपडेटेड रिटर्न हेड ऑफ इनकम, इफ यस
प्लीज स्पेसिफाई एडिशनल इनकम। अगर आपने कोई एडिशनल इनकम डाली है तो यहां पर आप स्पेसिफाई करेंगे एज पर द प्रीवियस रिटर्न एंड द न्यू रिटर्न। अगर उसमें कोई डिफरेंस कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है, वो आप यहां पर डालेंगे। वैसे 2 नंबर पॉइंट में टोटल अपडेटेड इनकम एज पर पार्ट बीटीआई ये ऑटोमेटिकली पीछे से उठा रहा है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी क्या हुआ है, टैक्स नहीं बना है। तो अब क्या हम आईटीआर यू, अब एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या हम आईटीआर यू बिना कुछ खर्चा किए फाइल कर सकते हैं? मतलब अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है तो पहले भी मेरे पास कोई टैक्स नहीं लगता था, अब यहां पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो क्या मैं ऐसे ही फाइल कर सकता हूं? तो एक बार जरा कैलकुलेट टैक्स करके देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये हमने कैलकुलेट टैक्स करा, तो यहां पर एक इंडिकेशन इसने दिया, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन इन शीट 80D। देखिए आईटीआर 1 जब हम फाइल करते थे तो कोई भी फॉर्म फाइल करते थे तो ये इंस्ट्रक्शन पहले ही भी आती थी, तो वो हमने नहीं फिल करी है। तो हम इसे पहले देख लेते हैं। 80D, भले ही मेरे पास कोई भी 80D के अंदर मैंने कोई भी इंश्योरेंस वगैरह नहीं लिया है, फिर भी मुझे ये सिलेक्ट करना है कि क्या कोई सीनियर सिटीजन है या नहीं। आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स में से कोई सीनियर सिटीजन है, तो उसे केवल यस नो आपको सिलेक्ट करना है और शीट को वैलिडेट कर देना है। क्योंकि 80D हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कुछ था नहीं, इसलिए यहां पर मैंने फिल नहीं करा है। अब कैलकुलेट करते हैं एक बार फिर से, देखते हैं कि क्या कोई एरर आती है दोबारा से या फिर टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। मेक श्योर यू हैव नो टैक्स ड्यू बिफोर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न। अब इस मैसेज को भी ध्यान से समझ लीजिए। वो कह रहा है कि आप श्योर करिए अपने आप को कि जो इसमें टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, अभी देखेंगे क्या कैलकुलेट हुआ, वो रिटर्न फाइलिंग करने से पहले, मतलब अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से पहले आपने पे कर दिया है या नहीं कर दिया है। क्योंकि उस 139(8)A सेक्शन में आप देखेंगे कि विदाउट एडिशनल टैक्स, मतलब कि जो भी टैक्स पेबल बना एडिशनली, वो अगर आप पे नहीं करते हैं और रिटर्न फाइल कर देते हैं तो रिटर्न क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। और आपको अपडेट रिटर्न फाइल करने का केवल एक ही मौका दिया जा रहा है, तो इसको मतलब आप आगे उसे रेक्टिफाई रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, वो रिटर्न आपने फाइल करने के बाद भी इनवैलिड हो गई। किस सिचुएशन में, कि आपका टैक्स बना और आपने रिटर्न फाइल कर दी। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपका टैक्स अपडेटेड रिटर्न में बन रहा है वो आप पे नहीं करते हैं, तब भी रिटर्न तो फाइल हो जाएगी, लेकिन वो क्या होगी, प्रोसेसिंग में जाते ही क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या करा है कि अलग से पार्ट बी एटीआई में 14 नंबर का कॉलम दिया है आपको, कि अगर आपने आईटीआर यू में कोई टैक्स बनता है और पे किया है तो उसे 14 नंबर कॉलम में सेपरेटली दिखाएं। पुराने वाले टीडीएस, टीसीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स में मर्ज ना करें। तो आइए देखते हैं, ओके करते हैं इसे। कितना टैक्स बन रहा है, क्या बन रहा है, कितनी पेनल्टी लग रही है, आगे देखते हैं। यहां पर हमने इनकम डिटेल भरी थी, वहां पर आ जाते हैं। पहले आप देखेंगे 1,50,000, 4.5 लाख रुपए की डिडक्शन थी। यहां पर टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना दिखा रहा है, 10,000 रुपए। रिबेट कितनी मिल गई मुझे, 10,000 रुपए। टैक्स मेरा जीरो हो गया था, लेकिन फीस अंडर सेक्शन 234F जो पेनल्टी लगती है वो कैलकुलेट हो गई। अगर आप 19-20 फाइनेंशियल ईयर की फाइल करेंगे तो यहां पर 10,000 रुपए आ जाएगी लेट फीस। अगर आप 20-21 के लिए फाइल करेंगे तो 5,000 रुपए आएगी। तो पहले जो टैक्स अमाउंट नहीं आ रहा था वो टैक्स अमाउंट तो नहीं आया। आप देखो यहां पर रिबेट भी आपको वैसे ही मिल रही है, डिडक्शन भी आप वैसे ही ले रहे हो जैसे पहले फॉर्म्स में लेते थे, लेकिन क्या कैलकुलेट हो रहा है, केवल कैलकुलेट हो रहा है तो सिर्फ लेट फीस अंडर सेक्शन 234F। आगे बढ़ते हैं, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आ जाते हैं। यहां पर अमाउंट पेबल कितना आया, 5,000 रुपए। कोई भी एडिशनल टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ, मतलब कि अगर मेरी इनकम 5 लाख के अंदर है तो मुझे टैक्स पहले भी नहीं देना था और आईटीआर यू में भी नहीं देना है। इसका मतलब कि जो ये मैं इनकम डिटेल डाल रहा हूं वो पहले के अकॉर्डिंग ही पड़ेंगी, जैसे हम आईटीआर 1 में डालते थे। इनकम डिटेल जैसे आईटीआर 1 में डालते थे वैसे ही पड़ेंगी, हमें सारी डिडक्शन वैसे ही मिलेंगी, हमें रिलीफ भी वैसे ही मिलेगी, लेकिन फीस कैलकुलेट हो जाएगी। अब हमें पे में क्या करना है, हमें 5,000 रुपए पे करने हैं। इस 5,000 रुपए को जो हमें पे करना है वो ये कह रहा है, क्योंकि आप आईटीआर यू की वजह से फाइल
आईटीआर यू की वजह से पे कर रहे हैं 5,000 रुपए, अमाउंट पेबल कितना आ गया, टैक्स ड्यू कितना आ गया, 5,000 रुपए। क्योंकि आप आईटीआर यू की वजह से फाइल कर रहे हैं, तो आपको कहां डालना है, यहां डालना है, इस कॉलम नंबर 14 में, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं। एक और एक्सपेरिमेंट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये इनकम अगर 7 लाख रुपए डाल देता हूं, अब मैं ये इनकम जो मेरी सैलरी थी 6.5 लाख रुपए डाली, क्रॉस सैलरी नेट होके 4.5 लाख रुपए आई 1.5 लाख की डिडक्शन लेने के बाद, तो मेरी लेट फीस कितनी कैलकुलेट हुई, 5,000 रुपए। कोई टैक्स नहीं लगा, जैसे कि पहले भी नहीं लगता था। अब मैं इसको इस 6.5 लाख को 7,50,000 कर देता हूँ। ये 7,50,000 कर दिए मैंने। ग्रॉस सैलरी 50,000 की डिडक्शन मिली, 7 लाख रुपए हो गए, और 1.5 लाख की मैंने क्या ली है, चैप्टर 6 में एग्जाम्पशन ली है 80C में, तो मेरी कितनी सैलरी हो गई, 5,50,000। अगर मैं आईटीआर यू फाइल नहीं कर रहा हूँ, भूल जाइए इसे, मैं फाइल कर रहा हूँ आईटीआर 1, और मेरी 5,50,000 रुपए टोटल इनकम आती है आफ्टर ऑल डिडक्शन, तो उस पर टैक्स लगता, बिल्कुल लगता। 87 की मुझे रिलीफ नहीं मिलती, और मुझे पूरा टैक्स लगता कितना, 5 लाख तक के 12,500, 50,000 रुपए 20% प्लस 4% सेस, ये टैक्स बनता। एक बार देख लेते हैं, टैक्स कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं, फिर से मैसेज जो पहले आया था। अब देखते हैं एक बार टैक्स कितना बना, 22,500 रुपए। तो मेरा टैक्स कैलकुलेट हुआ वो कितना हुआ, 22,500 रुपए। 22,500 हुआ, इसका मतलब कि 5 लाख से एक्सीड कर गया है, वरना टैक्स मेरा बनता 12,500, तो इसलिए 87 की रिलीफ नहीं मिलेगी। 22,500 ये लगा, 22,500 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो पहले भी लगता था। टोटल टैक्स पेबल कितना हुआ, 23,400 रुपए। अभी जो 23,400 रुपए है, इसमें मेरा क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, प्लस प्लस 5,000 रुपए लेट फीस लगी। तो टोटल टैक्स एंड फीस पेबल कितनी हो गई, 34,493 रुपए। मतलब सारी टैक्स की कैलकुलेशन वैसे ही हो रही हैं जैसे पहले होती थी। हमने 5 लाख पे भी कैलकुलेट करके देख लिया, और उससे अबव भी देख लिया। कितना आ रहा था यहां पर, ये मेरी कितनी कैलकुलेट हुई, 34,493 रुपए मेरी कैलकुलेट हुई। अब एक बार इसे अपडेटेड रिटर्न में जाके देखते हैं कि कितना कैलकुलेट हो रहा है। 34,490 रुपए अमाउंट पेबल एज पर आईटीआर 1, एज पर आईटीआर 1 वहां पर कितना कैलकुलेट हो रहा है, 34,490 रुपए, जिसमें से 5,000 रुपए किस चीज के हैं, फीस के हैं। एग्रीगेट लायबिलिटी ऑन एडिशनल इनकम, ये कॉलम आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट कॉलम है। ये कह रहा है एग्रीगेट लायबिलिटी ऑन एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन अपडेटेड रिटर्न। अब ये जो कॉलम आप देख रहे थे 25% और 50%, यहां पर कैलकुलेट होगा। 25% और 50% क्या था, ऑफ टैक्स अमाउंट 25%। 50% किस केस में था, हमने अपनी वीडियो में देखा था, अगर विद इन 12 मंथ्स कर रहे हो तो 25%, और 12 मंथ से 24 मंथ्स के बीच में कर रहे हो तो 50%। ये कॉलम यहां कैलकुलेट हो रहा है, ये कॉलम यहां कैलकुलेट हो रहा है, जो पहले कैलकुलेट नहीं हो रहा था 5 लाख तक की इनकम में। 5 लाख तक की इनकम में क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पर टैक्स ही नहीं बन रहा था। यहां पर जब टैक्स बना, तो ये एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी रेस हुई। ये वो कीवर्ड है जो हम सुनते आ रहे हैं कि एडिशनल इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन ये एडिशनल इनकम टैक्स की लायबिलिटी कब रेस होगी, जब मेरा टैक्स बनेगा। जब ये मेरा 34,490 का टैक्स बना, तब मेरी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी क्या हुई, तब मेरी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी रेज हुई, अदरवाइज मेरी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी रेज ही नहीं हुई थी। अब ये नेट पेबल अमाउंट कितना है, 41,863 रुपए, और ये मुझे यहां शो करना है पे करने के बाद जो मेरा चलान क्रिएट होगा, बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, अमाउंट, जैसा कि हम पहले करते थे। तो मेन पॉइंट ये है एडिशनल टैक्स। तो उस एडिशनल टैक्स पे देखिए, एडिशनल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑन अपडेटेड इनकम। ये एडिशनल टैक्स लायबिलिटी क्या थी, 25% है अगर विद इन 12 मंथ्स कर रहा हूं फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, और 50% है अगर मैं बिटवीन 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स कर रहा हूं। ये 7373 की कैलकुलेशन क्या है, जो हमने चूज करा था वहां पर विद इन 12 मंथ्स, वो वहां से कैलकुलेट हो रही है। तो ये है एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जो आपको पे करनी है आईटीआर यू फाइल करते समय। और जब आप पे करेंगे उसके चालान की डिटेल कहां डालनी है, यहाँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां नहीं डालनी है, इस टीडीएस वाले कॉलम में नहीं डालनी है। ये जो मैसेज आ रहा है वो बार बार यही इंडिकेट कर रहा है। ये इसलिए कि आपसे गलती ना हो और हमारी रिटर्न इनवैलिड ना हो। हम खुशी में आईटीआर यू फाइल तो कर दें,
लेकिन फिर भी गलत होकर वो इनवैलिड हो जाए और हमें दूसरा चांस भी ना मिले। इसलिए ये गलती ना करें। और जो ये पेमेंट करेंगे आप टैक्स का 41,863, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ही पे करके उस चालान की डिटेल हम यहाँ पर फिल कर देंगे। जब हम इसे यहाँ फिल करेंगे उसके बाद हम इसे वैलिडेट करेंगे। मेक श्योर यू हैव नो टैक्स ड्यू बिफोर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न। दोबारा से ये मैसेज दे रहा है जब आप वैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रिटर्न विदाउट टैक्स पे करे भी फाइल हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन वो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी अगर आपने वो डिटेल यहां पर फिल नहीं करी तो। वैलिडेट हम कर चुके हैं, कैलकुलेट टैक्स हम कर चुके हैं, शीट हमारी ओके हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना जेएसएन फाइल डाउनलोड करेंगे। जेएसएन फाइल डाउनलोड करने के बाद हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और फिर फाइलिंग सेक्शन में जाएंगे जैसे कि हम पहले जाते थे। फाइलिंग सेक्शन में जाने के बाद हम असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे जिस भी साल की हमें रिटर्न फाइल करनी है, और यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन चूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ रहा है 139(8)A, मतलब अपडेटेड रिटर्न का। तो इस 139(8)A को हम चूज़ करेंगे और अपनी जेएसएन फाइल या फिर एक्सएमएल फाइल जो है वो यहाँ पर सबमिट कर देंगे। एंड एट लास्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस, जैसा कि हम करते थे आधार के थ्रू या अदर मोड के थ्रू, और हम सक्सेसफुली अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे जैसा कि हमने यूटिलिटी, एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू जो जेएसएन फाइल जनरेट की थी उसे सबमिट करके। तो ये सारा कुछ ITR 1 में जो ITR U फॉर्म है अंडर सेक्शन 139(8)A उसके अगेंस्ट था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी अभी भी अगर आती है, वैसे तो नहीं आएगी, सारे डाउट्स क्लियर करने की हमने कोशिश करी है। जो जो भी टेक्निकल इश्यूज या फिर कॉन्सेप्चुअल इश्यूज आए थे वो हमने इस वीडियो में एड्रेस करे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है कॉन्सेप्चुअली, प्रोविजंस में या फिर इस फॉर्म्स में, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, या फिर आप हमें ईमेल के माध्यम से लिख सकते हैं जो ईमेल आईडी स्क्रीन पर दी गई है, easytaxlaw@gmail.com, नंबर 7618131212।